यही वो कंपनी है जो राम मंदिर बना रही है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राम मंदिर के बारे में सोशल मीडिया पर लोग लाखों वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने राम मंदिर के रिगार्डिंग किसी भी वीडियो में किसी भी क्रिएटर से इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू नो कि इतनी बड़ी कंपनी जो 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिसका रेवेन्यू 24 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, और जो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट 597 फीट है, दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें एक साथ 1,32,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, ये इसी कंपनी ने बनाया है। इसी के साथ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, चेन्नई का द ग्रैंड छोला होटल और ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी कंपनी के अंडर बने हैं। कंस्ट्रक्शन से लेकर न्यूक्लियर पावर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स में ये कंपनी रिकॉर्ड्स बना रही है। इसीलिए आई थॉट कि क्यों ना इस कंपनी के ऊपर एक वेल रिसर्च डिटेल्ड केस स्टडी बनाई जाए। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद धीरूभाई अंबानी और बिरला ग्रुप के फैंस को एक झटका लगने वाला है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी और बिरला ग्रुप के साथ इस कंपनी का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। 1934 में डेनमार्क की एक कंपनी के थ्रू सोरियन क्रिस्टियन ट्यूब्रो नाम के एक सिविल इंजीनियर को इंडिया में भेजा गया। इनिशियली इन्हें केरला की एक सीमेंट कंपनी में अपॉइंट किया गया था। आगे 1937 में इसी कंपनी में हेनिंग हॉक लार्सन नाम के एक केमिकल इंजीनियर को भेजा गया। लार्सन और ट्यूब्रो दोनों भी कॉलेज से ही फ्रेंड्स थे, और इंडिया आने के बाद भी दोनों साथ में ही रहने लगे। 1938 में इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, और इसी कंपनी के अंडर आज राम मंदिर बन रहा है। इनिशियली ये लोग डेनमार्क से डेयरी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करते थे, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से इनके इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए, और इवन 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे इनके डेनमार्क से इंपोर्ट्स ही बंद हो गए। इसलिए बाद में इन्होंने इंडिया में एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया, और यही इंडिया में डेयरी इक्विपमेंट्स बनाने लगे। इन इक्विपमेंट्स की टॉप नॉच क्वालिटी की वजह से इस कंपनी का इंडिया में अच्छा खासा नाम बन गया। इवन वर्ल्ड वॉर के दौरान इस कंपनी ने शिप्स को रिपेयर और अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट्स भी उठा लिए। इसके लिए इन्होंने हिल्डा लिमिटेड नाम की एक और कंपनी शुरू की, जिसके अंडर इन्होंने शिप रिपेयर्स और फैब्रिकेशंस के शॉप शुरू किए। फिर 1944 में इस कंपनी ने ECC यानी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नाम की एक और कंपनी शुरू की, जिसके अंडर वो उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट कर रहे थे। अब धीरे धीरे इस कंपनी को इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज से भी काम मिलना शुरू हो गया। 1945 में इस कंपनी ने यूएसए की कैटरपिलर ट्रैक्टर कंपनी के साथ एक डील साइन की। इस डील के अकॉर्डिंग इन्हें कैटरपिलर ट्रैक्टर्स को लगने वाले इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करके उन्हें प्रोवाइड करने थे, लेकिन इसके लिए उन्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से कंपनी के इक्विटी के बदले पैसे रेज किए। फिर 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तब इनको इंडिया में और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखी। इसीलिए इन्होंने कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में भी अपने ऑफिसेस सेटअप किए। लेकिन 1948 में उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसने उनकी रेपुटेशन और बढ़ा दी। 1948 में इन्होंने मुंबई के पवई में 55 एकड़ की एक जंगल और दलदल वाली जमीन खरीद ली, और उसे एक स्टनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, और मुंबई के इसी जगह पर आज इस कंपनी का हेड ऑफिस है। फिर आगे 1950 में ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक बन गई, और 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात में जो अमूल प्लांट का इनॉग्रेशन किया था, उस प्लांट के की इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम भी इसी कंपनी ने किया था। और इसके लिए खुद नेहरू जी ने इनके को-फाउंडर ट्यूब्रो को इस अमूल प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा था। और साथ ही 1955 में ओडिशा में जो रोरकेला स्टील प्लांट शुरू हुआ था, उसके इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को मिला था, जिससे मार्केट में इनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। और इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो, व्हिच इज नोन एज L&T। और यही वो कंपनी है जिन्होंने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज L&T के अंडर 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, और इनकी टोटल 118 सब्सिडरी कंपनीज है। इवन रिसेंटली मुंबई में 17,840 करोड़ रुपए खर्च करके जो 21.8 किलोमीटर लंबा अटल सेतु बना है, वो भी L&T ने ही बनाया है। 1965 में L&T को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद डॉक्टर होमी भाभा ने 1950 में ही L&T को अप्रोच किया था। आगे 1970 में इसरो के चेयरमैन विक्रम साराभाई ने भी L&T को ही इसरो का मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चूज किया था, और तब से लेकर आज तक L&T का इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इन 22 के 22 रिएक्टर्स को अकेले L&T ने ही बिल्ड किया है। इवन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लगने वाले कंपोनेंट्स लाइक स्टीम जनरेटर, हीट
हीट एक्सचेंजर्स, वाल्व्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब L&T खुद मैन्युफैक्चर करती है। आगे 1985 में L&T ने DRDO के साथ भी पार्टनरशिप कर ली। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, DRDO हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को लगने वाले सभी वेपन्स और टेक्नोलॉजीज पर काम करती है। L&T एक के बाद एक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, लेकिन अचानक से L&T के जर्नी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। ये AM नायक और NM देसाई है, L&T के फॉर्मर चेयरमैन। ये दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मनु छाबरिया है और इन दोनों को तो आप लोग जानते ही होंगे, धीरूभाई अंबानी और बिरला। इन सभी के नाम और चेहरे अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब L&T को लेकर जो इंसिडेंट मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। और हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि शायद हो सकता है धीरूभाई अंबानी और बिरला ग्रुप के फैंस को ये सुनकर थोड़ा झटका लगेगा। तो देखो, मनु छाबरिया जो एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1987 में L&T के 1% स्टेक्स खरीद लिए। लेट मी टेल यू कि ये जो मनु छाबरिया थे वो किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने में बहुत माहिर थे। इसीलिए उस वक्त L&T के जो चेयरमैन NM देसाई जी थे, उन्हें डर था कि कहीं मनु छाबरिया L&T को टेक ओवर ना कर ले। इसीलिए NM देसाई जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी जी को L&T के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की डिमांड की। धीरूभाई अंबानी जो उस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन थे और L&T भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, इसीलिए धीरूभाई ने तुरंत L&T के 12.4% स्टेक्स खरीद लिए। 1989 के आने तक धीरूभाई ने 190 करोड़ रुपए खर्च करके L&T के टोटल 18.5% स्टेक्स खरीद लिए। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने L&T के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला। अब जो धीरूभाई के हाथ में L&T के 18.5% स्टेक्स थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को L&T के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में सीट दिलवा दी। और इतना ही नहीं, बल्कि NM देसाई जिन्होंने खुद धीरूभाई अंबानी को L&T में इनवाइट किया था, धीरूभाई ने उन्हें ही चेयरमैन की सीट से हटा दिया और खुद L&T के चेयरमैन बन गए। और बात यहीं पर ही नहीं रुकी, बल्कि चेयरमैन बनते ही धीरूभाई ने L&T को लेकर 3 बहुत ही अजीब डिसीजंस लिए। फर्स्ट डिसीजन जो धीरूभाई ने लिया वो था कि L&T रिलायंस इंडस्ट्रीज को 570 करोड़ रुपए का लोन दे दे, which was a very big amount at that time। धीरूभाई का सेकंड डिसीजन था कि L&T खुद का पैसा यूज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के 76 करोड़ रुपीस के शेयर्स खरीदे। और धीरूभाई का थर्ड डिसीजन था कि L&T और ज्यादा लोन बोरो कर ले। मतलब एक तरह से अंबानी जी एज अ चेयरमैन ऑफ L&T वो L&T से ज्यादा खुद की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। धीरूभाई के इन डिसीजन से L&T को समझ आ गया था कि जिस तरह मनु छाबरिया L&T को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, वही कुछ इंटेंशंस धीरूभाई के भी थे। लेकिन 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट बदलकर वीपी सिंह की गवर्नमेंट पावर में आ गई और वीपी सिंह की गवर्नमेंट को रेड राज भी कहा जाता है। वीपी सिंह ने पावर में आने के तुरंत बाद LIC जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको L&T के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स ओन करने को कहा और आज LIC ही L&T की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जो L&T में 10.96% स्टेक्स ओन करती है। इवन वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने धीरूभाई को L&T के चेयरमैन पोजीशन से रिजाइन करने के लिए भी फोर्स किया और फाइनली धीरूभाई को चेयरमैन की पोजीशन से हटाकर उस वक्त के SBI के चेयरमैन DN घोष को L&T का चेयरमैन बनाया गया। इनके चेयरमैन बनने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो अभी भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल थे, उन्हें भी रियलाइज हो गया था कि अब गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के चलते L&T को टेक ओवर कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये दोनों भी कंपनी से बाहर हो गए। लेकिन आगे चलकर 2001 में इस L&T वर्सेस अंबानी बैटल में कुमार मंगलम बिरला की एंट्री होती है। 2001 में धीरूभाई अंबानी के पास L&T के जो बचे हुए 10.5% स्टेक्स थे, वो उन्होंने कुमार मंगलम बिरला को बेच दिए। अंबानी से ये स्टेक्स खरीदने के पीछे बिरला ग्रुप का भी एक बहुत बड़ा प्लान था। ये AM नायक जी है जो 2003 में CEO से L&T के चेयरमैन बने थे। इनका L&T की ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इवन वी कैन से कि आज इन्हीं की वजह से L&T इंडिपेंडेंटली रन हो पा रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बिरला ग्रुप के टेक ओवर प्लान के बारे में समझते हैं। जनवरी 2000 के आसपास USA की BCG यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप नाम की फर्म जो बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके बिजनेसेस में सही डिसीजंस लेने में कंसल्ट करती थी, उन्होंने L&T को रिकमेंड किया कि वो उनके सभी नॉन कोर बिजनेसेस से एग्जिट कर ले। इन सिंपल लैंग्वेज BCG ने L&T को सजेस्ट किया था कि वो अपने कोर बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए बाकी बिजनेसेस जो इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे उन्हें बंद कर दे। लाइक L&T शू मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग गुड्स, कंप्यूटर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग जैसे कई सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व थी। लेकिन जितना पैसा कंपनी इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही थी, उन्हें उतना रिटर्न्स इन कंपनी से मिल नहीं रहा था। और L&T के इन्हीं नॉन कोर बिजनेसेस में एक था उनका सीमेंट मेकिंग का बिजनेस, जबकि इनकी सीमेंट की क्वालिटी भी काफी अच्छी थी और इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी टॉप नॉच थी। लेकिन फिर भी L&T इस सीमेंट बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी।
लेकिन क्यों? द रीजन वाज उनका लोकेशन, जहां पर वो सीमेंट बनाते थे। गुजरात के हाजीरा में एल&टी की बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी, लेकिन इस लोकेशन से पूरी कंट्री में सीमेंट ट्रांसपोर्ट करना बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था। और साथ ही 1997 में एशिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से एल&टी इस सीमेंट के बिजनेस से एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल सेल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए बीसीजी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एल&टी ने इस सीमेंट मेकिंग बिजनेस को एक सेपरेट कंपनी बना दिया। लेकिन इसका बिरला ग्रुप के साथ क्या कनेक्शन है? तो देखो, कुमार मंगलम बिरला और उनके फादर आदित्य बिरला दोनों भी एल&टी को टेक ओवर करने के लिए एएम नायक जी को रिक्रूट करने के पीछे लगे थे। इवन नवंबर 2001 में जब एएम नायक जी किसी काम से शिकागो गए हुए थे, तब कुमार मंगलम बिरला ने उन्हें रात के 1:30 बजे कॉल किया और बोले कि नायक जी आप हमारे पास नहीं आए, लेकिन अब हम आपके पास आ रहे हैं। और ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उसी वक्त बिरला ग्रुप ने धीरूभाई अंबानी से उनके 10.5% स्टेक्स खरीद लिए थे। और ये सब बस इसीलिए हो रहा था क्योंकि एल&टी की जो सीमेंट मेकिंग कंपनी थी वो कुमार मंगलम बिरला की जो ग्रासिम नाम की सीमेंट कंपनी थी उसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी। इसीलिए इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए बिरला ग्रुप एल&टी को टेक ओवर करना चाहता था। लेकिन एएम नायक जी एल&टी की ओनरशिप किसी भी एक फैमिली के हाथ में नहीं जाने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। एएम नायक जी ने गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेबी से बातचीत करने के बाद बिरला ग्रुप के साथ एक नेगोशिएशन किया। नायक जी ने बिरला ग्रुप को उनके 10.5% स्टेक्स के बदले एल&टी की सीमेंट फैक्ट्री की ऑफर दे दी। बिरला ग्रुप को भी ये डील कन्विंसिंग लगी, इसलिए फाइनली जून 2003 में बिरला ग्रुप ने उनके पास एल&टी के जो 10.5% स्टेक्स थे उन्हें एल&टी एम्प्लॉय नाम की ट्रस्ट को सेल आउट कर दिया और एल&टी से एग्जिट ले लिया। ये एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट और कुछ नहीं बल्कि खुद एएम नायक जी ने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए और आगे चलकर कोई भी एक फैमिली एल&टी को टेक ओवर ना कर पाए इस इंटेंशन से बनाया था। इस डील से बिरला ग्रुप को बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि जो बिरला ग्रुप पहले एनुअली 14 मिलियन टन सीमेंट बनाता था वो इस एक्विजिशन के बाद 31 मिलियन टन सीमेंट हर साल बनाने लगा, जिससे बिरला ग्रुप वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बन गया। आगे अक्टूबर 2004 में बिरला ग्रुप ने इसी एल&टी सीमेंट का नाम बदलकर अल्ट्राटेक सीमेंट कर दिया। और साथ ही इस डील से एएम नायक जी ने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। एक कि इस डील से एल&टी का बिरला ग्रुप से टेक ओवर होने का डर खत्म हो गया। सेकंड, इसी डील की वजह से बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एल&टी को जो नॉन कोर बिजनेसेस से एग्जिट लेने की आइडिया दी थी वो भी अच्छे खासे अमाउंट में सक्सेसफुल हो गई। एंड थर्ड एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली, एएम नायक जी के अंडर बनाई गई यही एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट आज एल&टी के सबसे ज्यादा स्टेक्स ओन करती है, दैट इज 13.70% स्टेक्स। इस फाउंडेशन के अंडर एल&टी के एम्प्लॉइज को 2 फायदे मिल गए। फर्स्ट वन कि उन्हें कंपनी के शेयर्स मिलने लगे और सेकंड इज कि एल&टी अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर एजुकेशन लोन जैसी कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगी, जिससे एल&टी के एम्प्लॉइज की उनके कंपनी की ग्रोथ को लेकर कमिटमेंट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बिरला ग्रुप, धीरूभाई अंबानी और एल&टी के बीच जो इंसिडेंट हुए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिरला ग्रुप और अंबानी ने कोई इलीगल काम किया। कोई भी बड़ी छोटी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करती ही है और बिजनेस का गेम इन्हीं रूल्स पे चलता है। इसलिए अंबानी और बिरला ग्रुप ने एल&टी को टेक ओवर करने के लिए जो कुछ भी किया वो बस एक स्ट्रेटेजिक मूव था। और जैसे कि मैंने कहा था कि एल&टी की सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एएम नायक जी का है, तो इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि 1999 में जब नायक जी एल&टी के सीईओ बने तब कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 5000 करोड़ था, लेकिन वही जब उन्होंने 2017 में एल&टी के चेयरमैन पोजीशन से रिजाइन किया तब एल&टी का रेवेन्यू 1,25,000 करोड़ हो चुका था। और वही मार्च 2023 में ये रेवेन्यू 1,86,269 करोड़ पर पहुंच गया है। और आज एल&टी पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है और यही वो कंपनी है जो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हेल्प करने वाली है। लेकिन कैसे? अगर इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल्ड केस स्टडी चाहिए तो कमेंट्स में एल&टी पार्ट 2 लिख देना और ऐसे ही डीपली रिसर्च वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय बाय।